तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में आपको, है ना, इस क्वेश्चन के बारे में बताया था। और ये है 2.13 एग्जांपल है। और 2.13 में मैंने बताया था बेस की जो डायमीटर होती है वो सॉरी डायगोनल होगी वो b√3 हो जाएगी ये स्क्वायर की, और ये हो जाएगी b√3, और इसकी जो आधी डिस्टेंस हो जाएगी यहां से, ये हो जाएगा सेंटर। कैसे? इस डायगोनल इस पॉइंट को इसको मिलाएंगे और इसको इसे मिलाएंगे तो सेंटर हो जाएगा। तो आधी डिस्टेंस कितनी होगी? b√3/2 हो जाएगी, है ना, b√3/2 हो जाएगी। फिर तो पोटेंशियल निकाल देंगे हम। इसमें पोटेंशियल निकाल दिया था ना, 8 × 1/4πε0 Q/r, ऐसे निकाल दिया था ना हमने। तो ये था दूसरी बात। अभी यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल ली थी अपने को, ठीक है क्या बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहला पॉइंट तो ये था Q/r 8/4πε0। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ये एनसीईआरटी का 2.13 1/4π0 Q। R की वैल्यू जो आ जाएगी वो b√3/2 आई थी, हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। चलो ये तो आगे पोटेंशियल। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कितनी होगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी 0। कैसे 0 होगी? बोर्ड पे देखो, जैसे Q है, आपको रिमझिम को तो नहीं पता, लेकिन बाकी आपको पता है कि यदि r डिस्टेंस है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है और प्लस चार्ज से अवे होती है। और कितना होता है मैग्नीट्यूड? kQ/r² होता है। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से यदि प्लस Q है और ये प्लस Q है, बोर्ड पे देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगी, और दोनों के मैग्नीट्यूड यदि r है और चार्ज भी सेम है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बोर्ड पे देखो रिमझिम, जैसे मान लिया इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा हुआ है एक बॉडी पे और इधर एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बताओ नेट फोर्स कितना हो जाएगा बॉडी पे? 0, है ना। इसी तरीके से यदि एक चार्ज Q है केवल, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kQ/r अवे फ्रॉम द चार्ज। और यदि हम प्लस Q इधर ले लें, इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? तरीशी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट? यहां पर 0 हो जाएगी। आगे ये बात समझ में? यस सर। ठीक है, हाँ यस सर, यस सर बोल दिया करो बीच बीच में। तो इसी तरीके से बोर्ड पे देखो, एक चार्ज यहां पर है और एक चार्ज यहां पर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इधर की ओर होगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इधर की ओर। तो इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? वो पॉइंट पे 0। सेम एक चार्ज यहां पर है और एक चार्ज यहां पर है, बोलो, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायगोनल के अलोंग होगी, इधर डायगोनल के अलोंग होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी इन दोनों चार्ज की वजह से? 0। सिमिलरली एक चार्ज यहां पर है और एक चार्ज यहां पर है, जब आप इसे मिलाओगे ऐसे डायगोनल बनेगी, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी यहां पर कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी सेंटर पर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे? सीन्स ऐसे लिखेंगे। सीन्स सेकंड पार्ट का आंसर लिख लो, इसमें दिया हुआ है जो है ना, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछी है ना। सीन्स एरे ऑफ सीन्स सिस्टम ऑफ चार्जेस इज सिमेट्रिकल with respect to center of Q. Therefore net electric field
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब इज 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ऐसे है। चलो करो तेजी से। जब कॉपी हो जाए तो बता देना बेटा। डन सर। ओके, तो ये है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसके बाद, है ना। ये हमारा कौन सा 2.13 2.14 2.14 पढ़ो बेटा, एक बार सवाल पढ़ लो, है ना। मैं इसे साफ कर देता हूं। 2.14 एग्जाम्पल 2.14 पढ़ो बेटा, क्या है सवाल, अपने मन में पढ़ो और समझ के बताओ मेरे को क्या दिया हुआ है इसमें। two tiny spares charges 1.5 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है बेटा? Q2 है 2.5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों चार्जेस के बीच में Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। क्लियर है क्या बात? फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है भाई, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ए पॉइंट कहां पे निकालना है सबसे पहले, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा ये, एनसीईआरटी, है ना। कहां पे निकालना है? एट द मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पर निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और आपको पोटेंशियल निकालना है। निकाल सकते हो भाई? कैसे निकालेंगे? बोर्ड पे देखो एक बार। ये Q1 है और ये Q2 है। मिड पॉइंट हो गया इसका ये P, सही है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, है ना। ए पार्ट का आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मिड पॉइंट पे निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फॉर मिड पॉइंट ऐसे लिखेंगे, फॉर मिड पॉइंट। चार पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है? कितने चार्जेस है? 2, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने बताया था, Q1 अपॉन R1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है क्या बात भाई? अब देखो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे और Q1 R1
प्लस Q2R2 हो जाएगा। अच्छी बात तो इसमें ये है कि इसमें तो दोनों चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। देखो बेटा Q1 की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और R1 है 0.15 मीटर। तरीशी ये बताओ बेटा। Yes, sir. है ना, वेरी गुड। तो और Q2 की वैल्यू कितनी है? Q2 की वैल्यू है 2.5 माइक्रोकूलम को कूलम में बदल लेंगे, साथ में R2 की वैल्यू भी 0.15 मीटर है। इस फॉर्मूले में रख देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। मैं रख देता हूं और कैलकुलेट कर देता हूं। इसकी वैल्यू जो होती है कितनी होती है बेटा? इसकी रिमझिम इसकी वैल्यू बताओ। Sir, 9 into 10 की पावर 9. वेरी गुड, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.15 प्लस Q2 की वैल्यू है 2.15 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.15। तो एलसीएम यदि आप लोगे, है ना, एलसीएम यदि आप लोगे तो सेम ही आएगा। तो कैलकुलेट ठीक से कर देना है, बस 0.15 एलसीएम लेकर के 1.5 इंटू 10⁻6 2.5 इंटू 10⁻⁻6। अब हमें इसमें 9 इंटू 10⁻9 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.5 2.5 10⁻⁻6 कॉमन आ जाएगा, 0.15 बन जाएगा। बोर्ड पे देखो 9 इंटू 10⁻9 और 1.5 और 4.5 इंटू हो जाएगा 4, डिवाइड में आ जाएगा 1.5 और ये आ जाएगा 10⁻⁻6। थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। वीपी ये आ जाएगा 9 चौक 36 बटे 0.15 इंटू 10⁻9 और -6, ये हो जाएगा 10⁻3। मैं थोड़ा और कैलकुलेट करूंगा, ये जब घटाऊंगा तो यहाँ पे 10⁻2 आ जाएगा, तो 36 बटे 15 इंटू 10⁻5। ठीक है, मैं इसे काट दूंगा, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60 इंटू 10⁻5। दिस इज द आंसर एट द मिड पॉइंट। दिस इज द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग चार्ज Q1 एंड Q2। हो जाए तो बता देना भाई।
हाँ भाई, हो गया क्या? यस सर, हो गया। ठीक है, तो ये है। यस सर। अभी लेकिन इसके बी पार्ट में मेरे को पढ़ के बता दो क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द बी पार्ट? शीट खोल किताब खोल रखी है नहीं? रिमझिम। यस सर। सर इसमें ये है at a point 10 centimeter from this midpoint in a plane normal to the अच्छा। line and passing to the midpoint. हाँ हाँ, एक मिनट, सॉरी, ए पार्ट ही अभी तो इनकम्प्लीट है। ए पार्ट में अभी अपने को क्या निकालना है? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों निकालना है यहाँ पे। अभी तो पार्ट ए ही चल रहा है, तो पार्ट ए में पोटेंशियल निकला है अभी तो। अभी हमें पार्ट ए में ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी है। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। रिमझिम, आपने पढ़ नहीं रखा है इसलिए मैं बता देता हूं। एक क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वेक्टर्स क्वांटिटी होती है और इसकी वैल्यू 1/4πε0 Q/r² होती है यदि ये पॉइंट r दूरी पर है। जैसे पोटेंशियल 1/4πε0 Q/r² होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में Q/r² आ जाता है। रिमझिम, क्लियर है क्या बात? यस सर। दूसरी बात, अब अगर जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने लग जाऊं तो पहले तो ये चार्ज Q1 होगा और इसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर की तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर होती है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं हो जाएगी? इसकी वजह से जितनी भी होगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। साथ में यदि ये चार्ज Q2 है तो ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी? E2 इधर हो जाएगी। बोर्ड पे देखो। यस सर। हाँ, ये चार्ज 1.5 है, ये चार्ज 2.5 माइक्रोकूलम है, तो Q1 ज्यादा है। Q1 और Q2 में से कौन ज्यादा है ये बताओ बेटा? Q2 ज्यादा है। तो Q2। हाँ, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2 से ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक है ना, E2 ज्यादा होगी और E1 छोटा हो जाएगा। सही है? ये डिस्टेंस में हाँ R1 मान लेता हूं और ये डिस्टेंस में R2 मान लेता हूं। ये बात अलग है कि इस केस में R1 R2 दोनों 0.15 मीटर है। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं E1 वेक्टर की। चलो मैं इसे थोड़ी देर के लिए साफ कर देता हूं, ये साफ ही कर देता हूं ऐसे। सही है? अब देखो, यदि मेरे को इस चार्ज की वजह से E1 निकालना है तो मैं E1 को लिखूंगा 1/4π Q1/r1²। बिल्कुल सही है। इसी तरीके से यदि मेरे को Q2 की वजह से इस पॉइंट पे E2 लिखना है जो कि R2 डिस्टेंस पे है, तो मैं लिखूंगा E2 = 1/4πε0 Q2/r2²। लेकिन हमें इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती है ड्यू टू बोथ द चार्जेस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P EP विल बी इक्वल टू E2 - E1, क्योंकि E2 की वैल्यू ज्यादा होगी और E2 की वैल्यू कम होगी। तो E2 की वैल्यू 1/4πε0 Q2/r2² माइनस Q1/r1² हो जाएगी। ये बताओ, पहले तो ये चित्र ये तो नहीं बनाना है ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। ये डायग्राम बना सकते हो 2.5 माइक्रोकूलम और यहाँ पे Q1 कितना है? 1.5 माइक्रोकूलम। सही है? और R1 R2 की वैल्यू मैंने लिख दी। इतना कॉपी करो पहले।
डन सर। ओके ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन कर देंगे। कैलकुलेशन तो आप करना जानते हो, काफी बार कर चुके हैं। कैसे, बोर्ड पे देखो, ये ईपी निकालना है, तो मैं इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूंगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1/R1 स्क्वायर प्लस Q2/R2 स्क्वायर बन जाएगा, माइनस आएगा, सॉरी, ये Q2 आएगा, ये 2, ये 1, ये 1, ठीक है। इसकी वैल्यू जो आएगी 9 × 10⁹ आएगी। Q2 है 2.5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय R1 और R2 इक्वल है, लेकिन अब की बार 0.15 का स्क्वायर है, माइनस Q1 की वैल्यू 1.5 × 10⁻⁻6 है, 0.15 का स्क्वायर, और ये आ गया। अब मेरे को ये बता दो कि मैं इसमें से नीचे 0.15 का स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूं, तो ऊपर मेरे पास 2.−6 1.−6 इस तरीके से बचेगा। अब 10⁹ यदि मैं इसे लिखना चाहूं तो 15 15 225 × 10⁻⁻4 लिखूंगा, साथ में 2.5 - 1.5 और इसमें 10⁻⁻6 कॉमन ले लूंगा। मेरे को ये कैलकुलेशन बता दो। 15 15 0.15 को लिखा है बेटा मैंने, देख लो एक बार। 0.15 के स्क्वायर को 225 × 10⁻⁻4 लिख दिया है। यदि इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो, अदरवाइज कैलकुलेशन करके दिखा दो, ठीक है। करो कॉपी इतना। यहां तक कॉपी हो जाए तो बेटा बता देना मेरे को। यस सर, डन। ठीक है, डन सर। ओके, कैलकुलेशन कर लेंगे अभी हम इसकी। कितना, ये 9 × 10⁻6, यहाँ पे आ जाएगा 2.5 - 1.5 1 × 10⁻⁻6, नीचे आ जाएगा 2 to 5 इंटू ये 10 की पावर ऊपर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगी, हाँ। मैं इधर कर देता हूं अब कैलकुलेशन, सही है। बोर्ड पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, बोर्ड पे देखो 9/225 इंटू 10 की पावर, ये 10 की पावर 9 है बेटा, -6 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 7 बच जाएगी। तो मैं इसे 2 इधर ले लेता हूं, तो यहाँ 10 की पावर 5 बन जाएगी। क्लियर है। अब मैं इसे कैलकुलेट कर देता हूं, तो आप आंसर लिख लेना इसका। कितना है, 900 डिवाइडेड बाय 2 2 5 4, ये आ गया 4 इंटू 10 की पावर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम और बोल्ट पर मीटर। बोल्ट मीटर आंसर आता है ना, E/E.dr, बोल्ट पर मीटर, और F=Q × E, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोटेंशियल एट पॉइंट P आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो इसका सेकंड पार्ट है बेटा वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सर डन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को ये, रिमझिम तरीशी यस बेटा? सर। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन था, बस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट और लगा दिया, जो कि हमें लास्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। कोई बात नहीं, वो तो पूछ सकता है कहीं भी, लेकिन बी पार्ट में तरीशी बी पार्ट बताओ बेटा, किताब अपने पास रखनी है, बी पार्ट पढ़ के बताओ मेरे को, सुनाओ। यस सर। हाँ, At a point 10 centimeter from this midpoint in a plane normal to the line and passing through the midpoint. वेरी गुड। एक तो ये Q1 है 1.10 की पावर माइनस 6, एक Q2 है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। पहले तो उसने इस मिड पॉइंट पे पूछा था, लेकिन अब की बार उसने एक ऐसे पॉइंट पे पूछा है जो कि मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। तो अब की बार पॉइंट पी कहां है? यहां पर है। पॉइंट पी कहां है? यहां पर है। अब इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल भी निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर है क्या बी पार्ट का? यस सर। सही है? यस सर। हाँ, ये पार्ट है ना, मैं एक बार पढ़ लेता हूं फिर से। At a point 10 centimeter from the midpoint in a plane normal to the line, normal to the line, ये line AB है मान लेते हैं, and 10 centimeter from the midpoint passing through the midpoint, बिल्कुल सही बात है ऐसे। तो देखो, ध्यान से देखो, अब हम पोटेंशियल निकालेंगे VP पर। हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, तो VP इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो डेफिनेटली 1 ये आ जाएगा V1 प्लस V2। और यदि ये डिस्टेंस मैं इस चार्ज की इससे डिस्टेंस R1 मान लेता हूं और इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी मान लेता हूं? R2 मान लेता हूं। क्लियर है? तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 हो जाएगा। अब मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखना चालू कर दिया है, बोलो बेटा, है ना। अब Q1 तो ये है, R1 और R2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो R1 और R2 दोनों क्या होंगे? सेम होंगे सिमेट्री से। क्यों? ये तो 10 सेंटीमीटर है और ये हमारा 15 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है? 15 सेंटीमीटर है। तो यदि मैं इसे O मान लूं तो इन ट्राइंगल PAO में क्या लगा दूंगा? R1 पाइथागोरस थ्योरम, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, बताना बेटा, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा बताओ? सर रूट 325। अच्छा ऐसे बोलो, 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, है ना, 10 स्क्वायर इंप्लाइज दैट R1 इज इक्वल टू रूट 15 15 225 और 100 तो कितना आ गया? रूट 325 सेंटीमीटर आ गया। बिल्कुल सही है। चलो जितना भी आएगा सेंटीमीटर आ गया, तो हमें तो मीटर में लिखना है। और R1 और R2 बोथ क्या होंगे? इक्वल होंगे। और 325 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर हम लिख लेते हैं, क्योंकि इसका यूज होने वाला है हमें इस फॉर्मूले में। बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं VP निकालना चाहता हूं तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होगी। Q1 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन R1 तो हो गई, है ना। R1 को R लिख लेते हैं, R1 बराबर R2 बराबर R मान लेता हूं यदि, तो Q2 की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन R, और R ही क्या आ जाएगा? एलसीएम 10 की पावर 9, 1.5, 2.5, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? 10 की पावर 6, और एलसीएम कितना आ गया? R, और R की वैल्यू कितनी है? रूट 325 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये आ जाएगी। बोर्ड पे देखो, 9 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, ये आ जाएगा 1.5 प्लस 2.5 4, 10 की पावर माइनस 6, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो नीचे क्या बचेगा? 325 बचेगा। 9 चौक 36 डिवाइडेड बाय 3 रूट 25 इंटू
10 की पावर 9 माइनस 6 और 2, तो 9 और 2 11 और माइनस 6, तो 10 की पावर 5 बच जाएगा, ये आ जाएगा पोटेंशियल। अब इसकी 325 का रूट की वैल्यू हमें पता नहीं होती, ये आपका काम है, आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, सही है। और अगर जो आपसे कैलकुलेट नहीं होता है तो आप इसे ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी आंसर आपका बिल्कुल सही है ना। वोल्ट पोटेंशियल किस में आता है, न्यूटन पर कूलम में, है ना, ओ सॉरी वोल्ट में, दिस इज द वोल्ट। ये आप इसे यहां छोड़ देना, नहीं तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, या जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। दिस इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड और निकालनी है अभी अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तो बहुत ही टफ प्रोसेस है। ठीक है, ये है। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए रह जाता है अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी रह जाता है। ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कराऊंगा बाद में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पी, इसे अपन बाद में करा देंगे। काफी टफ हो जाएगा आपको समझाना इसे ऑनलाइन में, है ना, तो बाद में बता देंगे। आप इसे रख लो कि यहाँ पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को बाकी रह गई, है ना, ये है। ओके सर। ठीक है भाई, तो ये है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट मैं वैसे बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर होगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर होगी, है ना। अब ये है कि इनकी दोनों की वैल्यू यदि सेम होती तो मैं लिख देता, लेकिन इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा वेक्टर मेथड से। एक्चुअली क्या है, 11th क्लास में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की हेल्प से इसे सॉल्व करते हैं, तो काफी लंबा हो जाएगा आपको, यदि आपको 11th में नहीं आता है तो मेरे लिए टफ हो जाएगा आपको समझाना, इसलिए हम इसे कभी बाद में कर लेंगे, है ना। तो ये है, मैं साफ कर देता हूं। फिर नेक्स्ट टाइटल डालते हम, पोटेंशियल मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना, पोटेंशियल। नेक्स्ट टाइटल है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अरे ले 6:50 तो हो ही गए, कोई बात नहीं, चलो 10 मिनट तो पढ़ाते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, टाइम कम ही रह जाता है न्यूमेरिकल कराने में, है कोई बात नहीं, धीरे धीरे भी कंप्लीट होगा, तो कंप्लीट तो होगा इसी। डेली डेली पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2-3 चैप्टर तो शुरू के बहुत लंबे हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत लंबा है, ये वाला चैप्टर और इससे वाला चैप्टर भी बहुत लेंथी है ना। ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेटा इसकी हिंदी में बतला सकते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस का हिंदी में मतलब क्या होगा? इक्यू का मतलब समान, इक्वल, जहां पर पोटेंशियल इक्वल हो, ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल इक्वल हो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको चार्ज क्यू दे दूं,
और ये पूछूं r डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आप झट से बता दोगे सर के क्यू अपॉन आर होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर जो मैं एक दूसरा पॉइंट दे दूं r, दूसरा पॉइंट जो कि r दूरी पर है, तो यहां भी पोटेंशियल क्या होगा, Vp ही होगा। एक मैं इधर पॉइंट दे दूं r, ये भी कितना पर होगा पोटेंशियल, यहाँ Vp होगा इतना ही, क्योंकि r दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी तरीके से यहां भी पोटेंशियल Vp होगा। तो इसका मतलब ये है यदि मैं एक गोला बना लूं तो इस गोले पर पोटेंशियल क्या होगा, बता देना बेटा। सब जगह पोटेंशियल इस गोले पर 1/4πε0 Q अपॉन R ही होगा। सही है। तो ये एक गोला, इस पॉइंट चार्ज से एक गोले की स्फेरिकल सरफेस ऐसी सरफेस है जहां पर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सिमिलर है, समान है, वैल्यू सेम है। तो वो सरफेस क्या कहलाती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। तो लिख सकते हो द surface at which मैं लिख लेता हूं क्या लिखा है, the surface at which the potential is same at all the points present on it is called equipotential surface. The surface at which potential is same, at which the potential is same at all the points present on it is called equipotential surface. कैसे सरफेस कहलाती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। सर ये डायग्राम बनाना है? नहीं अभी नहीं बनाना, मैं बताऊंगा, है ना, वो तो मैं रफ में बना देता हूँ। क्लियर है बात? ओके। हाँ ओके सर। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि ये 4 पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस आर surfaces are concentric spherical shell, concentric sphere। कैसे? पॉइंट चार्ज के लिए यदि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ढूंढ रहे हो तो ये कैपिटल क्यू मान लेते हैं यहां पर, तो इस सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, जो कि मान लेते हैं R1 दूरी पर है। या हम एक दूसरी कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल भी ले सकते हैं, स्फेरिकल सरफेस ले सकते हैं, यहां भी पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। और एक दूसरी कॉन्सेंट्रिक स्फेयर शेल ले लें, इस पर भी पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो कैसी, ये किस प्रकार की सरफेसेस हैं, these surfaces are equipotential surface। आ गई क्या बात समझ में? कैसी सरफेस है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल बोर्ड पे देखो, यहां पे जैसे यहां पॉइंट पोटेंशियल V1 है, तो यहां भी कितना होगा V1, यहां भी कितना होगा V1, यहां भी कितना होगा V1। बोलो
मान लेते हैं इस वाली सरफेस पे पोटेंशियल V2 है, तो यहां भी पोटेंशियल क्या होगा V2, यहां भी क्या होगा V2, यहां भी क्या होगा V2। इसी तरीके से अगर जो आप यहाँ पे V3 मानते हो तो यहां भी क्या होगा V3। इस पूरी सरफेस पर कोई भी पॉइंट ले लो, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, जब तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। Yes, sir. Done, sir. ठीक है, तो ये है सही है। तो चलो मैंने डेफिनेशन तो लिखा दी, कल को इसे कंप्लीट करा देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेकर के, है ना। बाकी आज यहीं तक पढ़ते हैं, है ना। आप क्वेश्चन कर लेना न्यूमेरिकल्स, थोड़ा सा आप शीट में से भी पढ़ सकते हो, अपनी शीट कह रहा हूँ एनसीईआरटी की किताब में से भी पढ़ सकते हो आप, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है। बाकी तो हम पढ़ाएंगे इसे। क्लियर है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी है। Yes, sir. हाँ, कल को स्टार्ट करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे थोड़ा। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? No, sir. ठीक है, ठीक है, ओके मैम।